अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आप सबों की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का उन्वान है मसनवी की तारीफ़ और उसका फ़न। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप सिर्फ़ मसनवी की तारीफ़ कर पाएंगे और इसके फ़न से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो पाएंगे। आइए आगाज़ करते हैं आज के नशस्त का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मसनवी उस तवील नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई क़िस्सा, कहानी या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। बाअल्फ़ाज़ दीगर मसनवी एक तरह की मंज़ूम दास्तान है, यानी जिस तरह से नसरी दास्तान है बाग़ व बहार, तो उसी तरह से आप मंज़ूम दास्तान यानी कि शेरी दास्तान समझ सकते हैं मसनवी को। वो एक तरह की दास्तान ही है। कदीम शेरी असनाफ़ में मसनवी को एक ख़ास मकाम हासिल था। कदीम शेरी असनाफ़ में मसनवी को एक ख़ास मकाम हासिल था। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो मसना से निकला है। मसनवी के लुग़वी मानी दो या दो जुज़ वाली चीज़ के हैं। हैयत के एतबार से मसनवी उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदल जाए और सब मिसरे एक ही बहर में हों। हैयतों और मिसरों की तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि एक हैयत दूसरी हैयत से और एक मिसरा दूसरे मिसरे से बिल्कुल चश्पा हो। नमूने के लिए ज़ेल के अशार मुलाहिज़ा फरमाइए। पूछा परियों से कुछ खबर है, शहज़ादी बकाउली किधर है। मुँह फेर कर एक मुस्कुराई, आँख एक ने एक को दिखाई। चितवन को मिला के रह गई एक, होठों को हिला के रह गई एक। आप मौजू के एतबार से इसमें तो किसी भी मौजू को बांधा जा सकता है, लेकिन बस मुसलसल होनी चाहिए वो, जिस तरह से नज़्म की जो सिफत वो इसमें भी है। और बस इसमें फ़र्क ये है हैयत के एतबार से कि जो काफ़िया है हर एक शेर में एक ही काफ़िया होता है, फिर वो बदल जाता है, एक ही वज़न पर होता है। और पूरी जो मसनवी है वो एक ही बहर में होना लाजमी है। आप ये याद रखें मोटे तौर पे। चूँकि सिन्फ़ मसनवी में हर शेर में काफ़िया तब्दील होता है और मसनवी निगार को काफ़िया की तलाश में परेशान नहीं होना पड़ता है, यही वजह है कि उर्दू शायरी में तवील मसनूइयाँ काफ़ी तादाद में लिखी गई हैं और तवील दास्तानों के साथ साथ इनमें मुख्तसर किस्से नज़्म किए गए हैं। मसनवी में हर किस्म के मौज़ूआत को जगह दी गई है। इनमें हुस्न व इश्क़, रज़्म व बज़्म, तसव्वुफ़ व इख़लाक़, फ़लसफ़ा व समाज गरज़ के हर किस्म के मौज़ूआत को नज़्म किया गया है। इन मसनवियों में फ़ौक़ुल फ़ितरी किरदार भी फ़आल नज़र आते हैं, जैसे कि जिन, परी, देव वग़ैरह। दक्कन में रज़मिया मसनवियाँ ख़ासी तादाद में लिखी गई हैं, जबकि शुमाली हिंद में इश्क़िया मसनवियाँ लिखी गई हैं, जैसे मसनवी ज़हर इश्क़, सहरुल बयान और गुलज़ार नसीम वग़ैरह। इनके अलावा मौलाना आज़ाद और मौलाना हाली ने मुनाज़िर फ़ितरत और समाजी मसाइल को मसनवियों का मौजू बनाया है। अब आइए देखते हैं, ये तो रही मसनवी की तारीफ़ के मसनवी जो है उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जो जिसमें हैयत के एतबार से एक शेर एक ही वज़न वाले काफ़िया पर हो और पूरी मसनवी जो है एक ही बहर में हो। तो ये तो हो गई हैयत के एतबार से उसकी तारीफ़। अब देखते हैं उसका फ़न, यानी कि वो किस तकनीक पे लिखी जाती है। तो इसके अज्ज़ाए तरकीबी 5 हैं। 1 हम्दुनात, 2 मदह फरमा रवाए वक्त, 3 तारीफ़ शेर व सुखन, 4 क़िस्सा या असल मौजू और 5 नंबर ख़ात्मा। आइए अब इन सबको मुख्तसरन देखते हैं। मसनवी की इब्तिदा हम्दुनात से की जाती है। इसमें अपने रब की तारीफ़ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान की जाती है। बहुत से शुआरा ने मुनक़बत भी लिखी है। मसनवी के अंदर मजहबी मसलक और अक़ायद की कोई क़ैद नहीं है। मसनवी गुलज़ार नसीम में पंडित दयाशंकर नसीम ने बड़ी अक़ीदत से हम्द व नात लिखी है। ये हम्द और नात दोनों ही नज़्म की शायरी की एक किस्म है। हम्द वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की सना बयान की गई हो उसे हम्द कहते हैं, और नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना बयान की गई हो।
تو مثنوی کے آغاز میں یہ حمد و نعت بیان کی جاتی ہے۔ بہت سے مثنوی نگاروں نے ان عناصر کی روایت سے انحراف بھی کیا ہے، اور میر و سودا نے اپنی ہجویہ مثنویوں میں اس کا التزام نہیں کیا ہے، یعنی کہ جو پہلی جزو ہے اس کو بہت سے جو ہے مثنوی نگار جو ہے اس کا التزام نہیں کرتے ہیں۔ مثنوی کا دوسرا جز مداح حاکم فرما روائے وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جو وقت اس وقت کے جو حکمراں ہوتا ہے ان کی تعریف کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ دربار سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور حکمراں کی تعریف وسیلہ روزگار تھا۔ مثنوی کے تیسرے حصے میں اپنی شاعری کی تعریف اور تعلیق کی جاتی ہے تاکہ اپنی شاعرانہ اہمیت کو ثابت کیا جا سکے۔ تو 3 نمبر تین تو آپ دیکھ چکے ہیں، 4 نمبر دیکھتے ہیں۔ 4 نمبر مثنوی کو طویل نظم یا منظوم داستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ حالی نے اسی لیے اس صنف کو سب سے زیادہ کارآمد بتایا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر قسم کے مضامین بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ مثنوی نگار نفس قصہ اور موضوع کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ مثنوی کا خاکہ تیار کر کے اس کی تکمیل کی جاتی ہے، اس وجہ سے واقعات کی ترتیب و تعمیر میں تسلسل ہونا ضروری ہے۔ واقعہ نگاری فطری بھی ہو سکتی ہے اور غیر فطری بھی، یعنی اس میں انسانی کرداروں کے ساتھ ساتھ فوق فطری کردار بھی فعالیت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان کرداروں کے جذبات، احساسات اور نفسیات کا اظہار رواں نظر آتا ہے۔ کردار اپنے مکالمے کے ذریعے مثنوی میں فعال نظر آتے ہیں، یعنی ایکٹیو فعال نظر آتے ہیں، اس لیے مثنوی نگار کو جذبات نگار، نفسیات نگار اور مکالمہ نگار ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ چوتھا جزو تھا جو اصل موضوع ہوتا ہے کہ آپ کو کیا پیش کرنی ہے، آپ کا مقصد کیا ہے مثنوی پیش کرنے کا۔ مثنوی کے واقعات میں، یعنی 5واں جزو ہے، مثنوی کے واقعات میں عروج، جدوجہد، کلائمیکس اور خاتمہ ہوتا ہے۔ مثنوی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر مثنویوں کا خاتمہ دلچسپ اور خوشگوار ہوتا ہے اور ہیرو ہیروئن آخر میں مل جاتے ہیں۔ مثنوی اپنے دور کے ماحول کی عکاسی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے کہا ہے کہ تمام اصناف سخن میں مثنوی میں تہذیب کی مرقع کشی سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ خیر، یہاں ڈاکٹر گیان چند کے جو قول ہے اس سے قبل جو ہے خاتمہ کی تعریف کر چکے ہیں کہ خاتمہ کس طرح ہونی چاہیے، ہیپی اینڈنگ جس کو کہتے ہیں۔ دکن کی مثنویوں میں دکنی سماج و معاشرت جلوہ گر ہے، تو شمالی ہند کی مثنویوں میں دہلی اور لکھنوی معاشرت کی جھلکیاں بخوبی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس دور کا نظام جاگیردارانہ تھا اور یہی طبقہ اعلیٰ شمار ہوتا تھا۔ گویا کہ شعراء کے لیے یہ جاگیردار، نواب اور حکمراں آئیڈیل ہوا کرتے تھے، اس لیے مثنویوں میں یہی طرز حیات بیان کی جاتی تھی۔ ناظرین، آج آپ نے مثنوی کی تعریف اور اس کا فن دیکھا۔ امید ہے کہ آپ سب فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کہیں پریشانی محسوس ہوئی ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ پریشانی دور کی جائے گی۔ کہیں اگر آپ کو میری غلطی دکھی ہو تو نشاندہی کریں تاکہ شکریہ کے ساتھ میں اسے درست کر لوں۔ اب اگر آپ کو کسی موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ جلد سے جلد بنایا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔